हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे संपत्ति के अपराधों के विषय में। क्या आपका मोबाइल चोरी हो गया है या आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है या आपके घर में कोई गलत तरीके से अपराध करने के लिए प्रवेश कर रहा है या किसी ने क्या किया है, लूट कर ली है, डकैती कर ली है, आपके साथ छल किया गया है, तो इन सारे सवालों के जवाब कहाँ पर मिलेंगे आपको? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 17 में। जी हाँ, हम कर रहे हैं बीएनएस का चैप्टर नंबर 17 जो बताता है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यानी कि ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो मैम, आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अपराधों को बता रहे हो, तो प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि ये पेन है, ये पेन किसकी प्रॉपर्टी है? मेरे पास है तो मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे ये पेन है, ये मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लगा के रख के चल जाती हूँ, बोर्ड पे मैंने रख दिया और मैं जाती हूँ। मान लीजिए पीछे से कोई आता है और वो मुझसे बिना पूछे ये पेन लेके चला जाता है, तो उसने क्या किया है? चोरी करी है। ठीक है, अब संपत्ति कौन सी हो गई? मेरी। तो संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कितने तरीके की हो सकती है? प्रॉपर्टी जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल। ठीक है, यानी कि चल और अचल संपत्ति होती है। ठीक है, जब हम टीपी पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है वहां पर कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ऐसे ही संपत्ति को हमने भी पढ़ा है बीएनएस की स्टार्टिंग में, जब डेफिनेशन क्लोज पढ़ा था। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर करके बताइए कि हमने जब अचल संपत्ति, चल संपत्ति इनको पढ़ा था तो कहाँ पर पढ़ा था? इसका आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फटाफट से देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या चल रहा है, जो बड़ा वाला टॉपिक है ना, प्रॉपर्टी वाला, ये बड़ा वाला टॉपिक है जो कि लास्ट है। इसके बाद वो 3-4 सेक्शन बचेंगे लोग गुप्ता वगैरह वाले, वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा पार्ट है, इसको पहले करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा करेंगे हमारा बीएनएस हो जाएगा कंप्लीट और हमारा क्या होगा, बीएनएस का क्विक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और हम रेडी हो जाएंगे किसके लिए? क्वेश्चंस निकालने के लिए। तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियोस को देखना शुरू नहीं किया है वो आज से ही वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। अपने दोस्तों को इसके साथ शेयर कर दीजिए कि भाई बीएनएस का क्विक रिवीजन चल रहा है एपीओ का डीलो जंक्शन की तरफ से, और आज से ही देखना शुरू कर दो फटाफट से। आज हमारी 9th क्लास है, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर दें, जिससे कि हम किसको उठा सकें? बीएनएस को उठा सकें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी के अपराधों के विषय में। जैसा कि अभी हमने देखा, प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, चल या अचल। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है? 303 से 334, यानी कि 303 से लेके 334 तक पढ़ेंगे, तब हमारे संपत्ति के विरुद्ध अपराध कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी हम पढ़ाते हैं तो एक इंडेक्स मेंटेन कर लेते हैं। इंडेक्स से हमको क्या पता चल जाता है कि भाई ये जो चैप्टर 17 है इसमें हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक सेक्शंस को कवर कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बात कर रहा है। देखिए, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है, यानी कि ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सेक्शन कर रहा है 303 से 334 तक। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है चोरी। चोरी क्या होती है? थेफ्ट होती है। कहां से कहां तक कवर हो रही है? 303 से 307 तक। 303 से 307 तक। क्या हमको इनकी रेंज पता होनी चाहिए? तो बिल्कुल हमको इनकी रेंज पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ कुछ नए सेक्शंस भी जुड़े हैं। तो क्या होगा, अगर हमको ये रेंज पता नहीं होगी तो हमको आइडिया नहीं लग पाएगा कि चोरी की बात चल रही है, तो हमको कहाँ से कहाँ तक सेक्शंस को याद करना है। हम क्या करेंगे, सीधे सारे संपत्ति के अपराधों पर पहुंचने लग जाएंगे। इतना नहीं पहुंचना है, जहां से जहां तक पहुंचना है वहीं पहुंचेंगे। सबसे पहले चोरी देखेंगे 303 से 334 नहीं 307 तक। ठीक है, 303 से 307 तक। इसके बाद आता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन यानी उदापन के विषय में एक अकेला सेक्शन है 308। इसके बाद देखिए लूट और डकैती के विषय में, यानी कि रॉबरी और डकैती 309 से 313। इंपॉर्टेंट है 309 से 313। ठीक है, लूट क्या होती है, डकैती क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, कितने लोग करते हैं, क्या होगा इसका पैटर्न, ये सब हम इसमें देखेंगे। इसके बाद देखो संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में 314 और 315 दो सेक्शन है, 314, 315। अब इसके बाद बात आती है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग के विषय में 316। ये जो दुर्विनियोग और न्यास भंग है ना, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो
ऑन द रीजनिंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी यानी चुराई हुई संपत्ति के विषय में एक अकेला सेक्शन है 317। जो आपराधिक न्यासभंग के विषय में था अकेला सेक्शन था 316। तो अकेले सेक्शन है उनको तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी हमको। इसके बाद देखो ऑफ चीटिंग के विषय में यानी कि छल के विषय में बात कर रहा है 318 और 319। 318 319 किसकी बात कर रहा है? छल की बात कर रहा है, चीटिंग की बात कर रहा है। अब आ जाओ क्या बोल रहा है, ऑफ फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति के व्ययनों के विषय में 3 सेक्शन आ रहे हैं 320 से लेके 323 तक। 320 से 323 तक सेक्शंस आ रहे हैं संपत्ति के व्ययन के संबंध में। और इसके बाद आता है रिष्टी यानी मिसचीफ के संबंध में। किसी ने हमारी प्रॉपर्टी को नष्ट किया है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान आएंगे जब हम रिष्टी के टॉपिक को देखेंगे, अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं रेंज, तो हमें पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक सेक्शन कवर कर रहा है। तो 324 328 कवर कर रहा है रिष्टी के विषय में, मिसचीफ के विषय में। फिर आता है ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास यानी कि आपराधिक अत्याचार के विषय में 329334 बात कर रहा है इसके बारे में, आपराधिक अत्याचार के विषय में। ठीक है, समझ में आई आपको रेंज। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो डीलो लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको नॉमिनल चार्जेस हैं जो 500 रुपीज़ है, उसमें आपको नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। ये वाले आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और उससे अपनी स्टडी कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप डायरेक्ट साथ में रख सकते हैं। आप चाहें तो ये चार्ट यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई को, स्टडी को मजबूत कीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी क्या आ जाएगा, एग्जाम आ जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हुई। और अब सबसे पहले फटाफट से उठाते हैं हमारा टॉपिक। कौन सा टॉपिक? चोरी यानी कि थेफ्ट। ये अब हम बात करते हैं चोरी के बारे में। कहाँ से कहाँ तक सेक्शन कवर हो रहे हैं अभी अभी हमने बताया, 303 से 307 तक। यानी कि थेफ्ट के संबंध में जो भी प्रोविजन देखने हैं वो कहाँ से कहाँ तक देखने पड़ेंगे, एक रेंज अपने माइंड में डिसाइड कीजिए। 303 से 307 तक जाएंगे जब जाके हमारी चोरी कंप्लीट होगी। ठीक है, चोरी के जितने प्रोविजन हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। जनरल भाषा में बात करते हैं। राहुल नाम का एक लड़का है, मोहन नाम के लड़के का घर जाता है। मान लीजिए उसका दोस्त है, कोई परिचित है, उसके घर जाता है, उसके सामने कोई अंगूठी रखी हुई है। ठीक है, मान लीजिए कोई ड्रॉवर में या फिर कोई टेबल पे उसने अपनी अंगूठी रखी। उसने क्या किया, उसको वो अंगूठी पसंद आ गई, उसने उसको उठा ली और अपनी जेब में रख ली। जेब में रख के वो वहाँ से चला गया। ना उसने उससे पूछा, ना किसी तरीके की कोई कंसर्ट ली कि भाई मैं इसको सही कराने के लिए, कुछ भी नहीं है, बस उसने अंगूठी उठाई और ले गया। तो क्या उसने चोरी करी है? बिल्कुल उसने चोरी करी है। आई बात समझ में? ये जनरल लैंग्वेज है। अब हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं जिससे हमको समझ में आ जाए कि आखिर चोरी क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए सेक्शन 303 पर जो बात कर रहा है चोरी के संबंध में। देखिए क्या लिख रहा है, जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसमें पुरुष, महिला, बच्चा कुछ भी नहीं कहा, बच्चा, बच्ची, विकृत, कुछ भी नहीं कहा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, अंडरलाइन कर दीजिए, कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना यानी कि कंसेंट के बिना कोई जंगम संपत्ति। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर दिया है। जंगम संपत्ति है, संपत्ति लेने के लिए हटाना, तो वह चोरी करता है कहा जाता है। क्या बोला? अब देखिए जैसे हमने राहुल का लिया था उदाहरण, तो राहुल नाम का व्यक्ति है, ये जाता है किसके घर पे? मोहन के घर पे। मोहन के घर पे गया, वहां पर टेबल पे रखी थी अंगूठी, ये अंगूठी रखी थी, तो मोहन के कब्जे में तो है भाई, इसके घर पे है, इसके पास है, तो मोहन के कब्जे में तो हुई। तो कोई व्यक्ति कौन हो गया? राहुल। किसी अन्य व्यक्ति यानी कि मोहन के कब्जे में से, कब्जा कहाँ पर हो गया? इसके घर पे टेबल पे रखा है। भाई मेरे घर पे, मेरे कमरे में टेबल पे ये पेन पड़ा है, तो ये मेरा है, मेरे कब्जे में है, मेरे पोजेशन में है। आई बात समझ में? क्या करता है कंसेंट के बिना? क्या मोहन ने कहा था मेरी अंगूठी उठा के ले जा? बिल्कुल नहीं कहा था। तो क्या किया उसने? उसकी कंसेंट के बिना जंगम संपत्ति, अंगूठी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, इधर से उधर लेके जा सकते हैं। पेड़ तो उठा के लेके नहीं गया वो कि पेड़ काट के लेके चला गया है। मकान उठा के तो लेके नहीं गया कि भाई नीचे से मकान उठा दियो और उठा के मकान लेके गया, ऐसा नहीं किया ना।
कौन सी संपत्ति हुई? जंगम संपत्ति। तो मोहन की जो जंगम संपत्ति है, संपत्ति लेने के लिए हटाता है। हटाता कैसे हुआ? भाई उसने हटा के अपनी पॉकेट में रख ली वो अंगूठी। तो उसने क्या किया? चोरी करने के इंटेंशन से उसको क्या किया? अपनी पॉकेट में ले लिया, यानी उसने टेबल से तो उसको हटा ही दिया। एक एक पॉइंट देखिए, डिस्क्राइब करती हुई चल रही हूँ कि भाई उसको क्या किया है? हटा दिया गया है। किसको? अंगूठी को। अंगूठी क्या है? जंगम संपत्ति है। किसकी है? मोहन की है। मोहन की कंसेंट के बिना ली है। किसने ली है? राहुल ने। आई बात समझ में? तो वो चोरी करता है कहा जाता है। तो यहाँ पर राहुल ने क्या करी है? चोरी करी है। आई बात समझ में? असेंशियल पॉइंट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि भाई इसमें से चोरी के आवश्यक तत्व कौन से हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? सबसे तो पहले पूछ सकता है कि भाई संपत्ति के विरुद्ध अपराध कहां से कहां तक डिफाइन है, ब्रैकेट में सेक्शंस लिखे हुए रहेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। कौन से चैप्टर में है ये पूछ सकता है, क्योंकि आपको आईपीसी से कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन आईपीसी में भी ये 17 नंबर का चैप्टर था, और जो हमारा बीएनएस है उसमें भी कौन से नंबर का चैप्टर है? 17 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, आई बात समझ में? 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, चोरी। चोरी क्या है, कहां पर डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन नंबर आ जाएगा 303। परिभाषित किया गया है ना चोरी को। अब चोरी के आवश्यक तत्व, भाई इनमें से कौन से हैं कौन से नहीं हैं, तो ये वाले जो क्वेश्चंस आएंगे जरूर करने हैं। अब देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले देखो, हमने यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल से समझ लिया। हम अगर आपको एक बार भी डाउट लगता है कि मैम ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो आप हल्का सा पीछे जाके देख सकते हैं, एग्जाम्पल को देख सकते हैं। और साथ में क्या करना है, जैसा कि फर्स्ट डे से इलस्ट्रेशन सारी आपको रीड करनी है। अगर आपको टाइम मिल जाता है तो रोज कर लीजिए, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन, 2 दिन में एक बार। अगर आपको टाइम मिलता है तो इलस्ट्रेशंस को जरूर देखिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब आ जाओ। अब ये बोल रहा है कि भूबद्ध चोरी योग्य नहीं, भूमि से अलग होते ही। क्या बोल रहा है? इसका मतलब कि कोई चीज भूमि से जुड़ी हुई है। ये जो मकान है जिसमें मैं खड़ी हूँ, ये जो जगह है जहां मैं खड़ी हूँ, ये क्या है? भूमि से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये भूबद्ध चीज नहीं हुई? जुड़ी हुई है। पेड़ जब तक भूमि से जुड़ा हुआ है तब तक क्या है? भूमध्य। तब तो क्या है उसका। लेकिन अगर वो कटा हुआ रखा है, मान लीजिए कैसे आप देखते थे चंदन के पेड़ों की तस्करी वगैरह होती है, तो चंदन के पेड़ कटे हुए रखे हैं, लकड़ियां रखी है, तो जो लकड़ियां हैं वो क्या है? चोरी योग्य है। लेकिन वो पेड़ जो खड़ा है, क्या वो चोरी योग्य है? बिल्कुल नहीं। तो क्या कहा गया है? भूबद्ध चोरी योग्य है, योग्य नहीं है। भूमि से अलग होते ही ये जो पेड़ है ये भूमि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इस पेड़ को काट दिया गया और साइड में इसकी ऐसे रखा हुआ है ये पेड़। ठीक है, ये पेड़ रखा है, तो ये जो पेड़ है ये तो हो गया चोरी योग्य, यानी कि इसकी चोरी की जा सकती है। पर ये जो पेड़ है ये क्या है? चोरी योग्य नहीं है, यानी इसकी चोरी नहीं की जा सकती है। आई बात समझ में? आगे बढ़िए। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड देखो, हटाना उस कार्य द्वारा जिसमें चोरी हो। राहुल का एग्जांपल शुरू से ले रहे हैं, तो भाई उसने क्या किया? हटाया है। भाई वो चीज टेबल पे रखी थी, उसने हटाई किया। मान लीजिए थोड़ी देर वो और रुकता है, बातचीत करने आया है उससे, लेकिन उसको हटा के क्या करता है? अपनी पॉकेट में रख लेता है। मोहन ध्यान नहीं देता। मोहन सोचता है भाई मोहन को थोड़ी ना पता है कि मेरे पास चोरी करने की इंटेंशन के साथ आया। ये फटाक से रख लेता है अपनी जेब में, और जैसे इसका जाने का समय होता है चल जाता है। तो हटाना क्या किया? उसने हटाने का काम किया, टेबल पे से अंगूठी हटाई। ठीक है, आई बात समझ में? बाधा को हटाना। अब मान लो इस बाधा को कैसे हटा रहा है कि भाई उसकी मदर बैठी हुई है वहां पर। कहाँ पर? उस रूम में जहां पर वो अंगूठी रखी है। ये घर में घुसता है, टेबल दिखती है, टेबल पे उसको अंगूठी दिखती है। लेकिन क्या करता है, वो जो टेबल है उसके आसपास में क्या है? उसकी मदर बैठी हुई रहती है। तो वो क्या करता है? वो सोचता है अंगूठी तो मुझे दिख गई, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? उसको उठाऊं कैसे? ये मदर बैठी हुई है इसकी यहाँ पर। मोहन तो नहीं है, लेकिन मोहन की मदर बैठी हुई है। घूम घूम के जाता है कि भाई ये मदर हटे और मैं इसको अंगूठी को चुराऊं। ये क्या करता है? मदर को बोल देता है कि माता जी आप तो क्या करो, एक बढ़िया सी चाय बनाकर पिला दो। माता जी जाती है रसोई में जाकर बनाती है इसके लिए चाय। और ये क्या करता है? अपना हाथ साफ, यानी कि को मौका मिलते ही क्या कर रहा है? अंगूठी अपनी जेब में रख रहा है। तो उसने क्या की? बाधा थी उस चीज तक पहुंचने में, माता जी बाधा उत्पन्न कर रही थी, तो उसने क्या किया? माता जी को हटा दिया। आई बात समझ में? अब आगे देखो, जीव जंतु को हटाना। मान लीजिए उसका कुत्ता बंधा हुआ है वहां पर, तो उसको लगता है कुत्ते से डर। अब ये सोचता है मैं जाऊं कैसे उस जगह पे, उस टेबल के पास जाऊं कैसे? इसने तो अपना डॉगी बांध रखा है यहाँ पर। तो वो क्या करता है?
मोहन को बोलता है यार मुझे इस कुत्ते से डर लग रहा है, तू एक काम कर, इसको छत पे बांध दिया या इसको बाहर छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ यहाँ पर। इसको लगता है कि भाई ये इसको सामान उठा रहा है तो ये मेरे पे भौंक सकता है, भौंकेगा तो हो सकता है कोई आ जाए यहाँ पर और मैं वो सामान उठा नहीं पाऊँ। तो क्या कर रहा है, जीव जंतु को हटाना, उसको क्या कर रहा है, कह रहा है कि भाई इसको तू छत पे बांध के आ जा, मुझे तो इस कुत्ते से डर लग रहा है, तो जीव जंतु को हटा रहा है। आई बात समझ में? अब आओ, सम्मति अभिव्यक्ति या विवक्षित, यानी कि कंसेंट कैसी हो सकती है, अभिव्यक्त भी हो सकती है, विवक्षित भी हो सकती है। ऐसे बोला भाई उसने कंसेंट नहीं दी होनी चाहिए। भाई अगर वो मान लो वो कह देता है कि ये ना यार ये मेरी अंगूठी है, ये थोड़ी सी टूट रही है, मैं चाहता हूँ कि भैया ना ये सुनार लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, सुनार के पास जाऊँ और इसको मुझे सही करवानी है, तो ये बोल देता है कि अच्छा चल मैं ठीक करवा दूंगा, और फिर क्या कर लेता है ये अंगूठी को अपने पास, तो वो चोरी नहीं करेगी, फिर उसका कुछ और बाद में देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन फिलहाल वो चोरी में नहीं माना जाएगा। लेकिन कंसेंट जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, चोरी में कंसेंट नहीं होती है। अब आ जाओ, जो चोरी करेगा यानी जिसने थेफ्ट करी, यानी जिसने 303 का अपराध किया, वो कैसे पनिशमेंट मिलेगा उसको, दोनों में से किसी भांति का कारावास, यानी कि सादा कारावास भी हो सकता है, कठिन कारावास भी हो सकता है, 3 वर्ष तक या जुर्माने से। यानी अगर आपको पूछ लिया जाए चोरी का कितना पनिशमेंट होता है तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से पनिशमेंट दिया जाएगा। अब आ जाओ दूसरे दोष सिद्धि के मामले में, क्या मतलब निकला भाई इस बात का, इसका मतलब ये निकला कि भाई पहली बार चोरी करी तो 3 साल का कारावास और जुर्माना दे दिया जाएगा, लेकिन भाई उसके तो समझ में नहीं आ रही, हैबिचुअल हो गया चोरी करने का, सामान देखते ही जी मचलने लग जाता है, तो उसको अगर उसने दोबारा चोरी करी है तो कठिन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक हो सकेगी, यानी 1 से लेके 5 तक का कारावास हो सकता है और फाइन लग सकता है। आई बात समझ में? समझ में आ गई? चोरी कैसे होगी, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की कंसेंट के बिना उसके कब्जे में से जंगम संपत्ति उसको हटाता है, चोरी करता है कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्या करेंगे, चार्ट मेंटेन कर सकते हैं, नोट्स आप डिलो लर्निंग ऐप से ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, झपट्टा मारी के बारे में, जो कि हमारे लिए एक नया प्रोविजन है, झपट्टा मारी यानी कि स्नैचिंग। ठीक है, क्या होती है, जैसे कि आपने सुना होगा मंदिर से महिला आ रही थी, उसकी चेन छीन ली। ठीक है, कई बार तो क्या होती है, औरतें उसके चेन के संग घसीटती हुई चल जाती है, उनके एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, लग जाते कर जाती है, ये वाली चीज होती है। आपने देखा होगा कई बार चेन लूटते रहते हैं लड़के वड़के जो होते हैं, मनचले लड़के बाइकों पे जाते रहते हैं, चेन लूट लेते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि भाई चोरी झपट्टामारी में बदल जाती है जब अपराधी क्या करता है, अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक कब्जे में से संपत्ति लेता है या छीनता है। क्या मतलब निकला कि भाई जो झपट्टामारी होती है वो चोरी का ही एक रूप है, लेकिन बीएनएस ने एक नया प्रोविजन डाल दिया है जो आपको पता होना चाहिए। सेक्शन आता है 304। 304 क्या बोलता है कि भाई चोरी झपट्टामारी है यदि क्या करता है, कोई जो व्यक्ति है जो चोरी कर रहा है यानी अपराधी क्या करता है, अचानक से, जैसे कि मान लीजिए महिला जा रही है मंदिर। ठीक है, उदाहरण देखिए, ये एक महिला है, ये जा रही है मंदिर, यहाँ पे मंदिर है। ठीक है, और बीच में यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, आदमी खड़ा है यहाँ पर, ये इंतजार कर रहा है, इसको पता है रोज मंदिर आते हैं सोने की बढ़िया सी मोटी सारी चेन पहन के, ये क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है इसका, और फिर क्या करता है, अचानक से इसकी चेन खींचता है, मंदिर आ रही है ना, और भग जाता है। ठीक है, शीघ्रता से बलपूर्वक ऐसे करके खींचता है चेन, ऐसे करके खींच रहा है। ठीक है, बलपूर्वक खींच रहा है, फिर जिससे इसकी गर्दन वर्दन पे लग भी जाती है। ठीक है, आप कई बार देखते होंगे ये केसेस आते ही रहते हैं। तो फिर क्या करता है, उसके कब्जे में से, अब कब्जे में से कैसे हुई भाई, उसने गले पे डाल रखी है तो उसके पास ही तो है चेन। ठीक है, तो उसके कब्जे में से क्या ले लेता है, संपत्ति ले लेता है या छीनता है, तो उसने झपट्टामारी की है। नया सेक्शन है, आपको पता होना चाहिए 304। कितना पनिशमेंट मिलेगा, वही पनिशमेंट मिलेगा जो चोरी का होता है, यानी कि 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, कारावास कैसा हो सकता है, सादा भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। अब ये ऐसे बोल रहा है निवास गृह में चोरी। ठीक है, कहां से कहां तक सेक्शन है, केवल अकेला सेक्शन है 305, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, चोरी पढ़ रहे हैं। चोरी कवर कहां से कहां तक हो रही है, 303 से 307 तक। 303 में चोरी को बताया था, 304 में झपट्टामारी को बताया था, 305 बोल रहा है निवास गृह में चोरी। तो क्या कर रहा है, जो कोई यानी कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थान पर, यानी स्थान क्या हो गया, प्लेस, प्लेस पे क्या कर रहा है, और प्लेस के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आती है वो देखो, निर्माण,
ठीक है, कोई घर बन रहा है, आपने देखा होगा कोई चीज बन रही है, कई बार होता है ना पराते वराते रखी रहती है, मकान बनता रहता है, मशीनें रखी हुई रहती है, पानी चढ़ाने की मशीन रखी है, पराते रखी है, औजार, मान लीजिए जो कारीगर आता है वो अपने औजार वगैरह रख के गया है, उन्हीं को उठा उठू के ले जाता है कि भाई लोहे का सामान है, अपने कोई काम ही आ जाएगा। तो ये बोल रहा है निर्माण स्थान, कोई बिल्डिंग बन रही है उसकी बात कर रहा है। तंबू जलयान, आप देख रहे हैं कि भाई कोई आदमी है वो गए हैं भाई, घूमने करने गए हैं भाई, टेंट हाउस वगैरह बना लिए उन्होंने। जलयान यानी कि ये जो नौकायान वगैरह होते हैं, नाव वगैरह रखी है, उसमें कोई सामान रखा हुआ है। मानव निवास, ये तो सभी जानते होंगे भाई, हमारे रहने का जो घर है उसकी बात हो रही है। संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता हो, भाई संपत्ति की अभिरक्षा कौन करता है? बैंक करता है, सबसे बड़ा उदाहरण बैंक है। बैंक में अपनी प्रॉपर्टी, पैसा रखते हैं, जेवर वगैरह रखवाते हैं हम लोग, तो ये वो वाली बात कर रहा है। यातायात के साधन, मान लीजिए अब देखते हैं कई बार एग्जाम देने जाते हैं, डिग्गी में मोबाइल, मना कर देते हैं भाई डिग्गी विग्गी में मोबाइल मत रखना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, क्योंकि क्या होता है लॉक खोल के क्या करते हैं, निकाल के ले जाते हैं, हेलमेट निकाल के ले गए, मोबाइल निकाल के ले गए, पर्स निकाल के ले गए। तो ये बोल रहा है यातायात के साधन, मान लीजिए आपकी एक्टिवा खड़ी है, आपने उसमें रख दिया पर्स या मोबाइल रख दिया, हेलमेट रख के चले गए, तो वो बोल देते हैं साफ कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, आप अपनी सेफ्टी पे रखो इसको। ठीक है, यातायात के साधन बताई दिए यहाँ पर। पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक, यानी कि कोई मंदिर रखा हुआ है, मंदिर में मान लीजिए कोई बढ़िया सी मूर्ति रखी हुई है, मूर्ति पे से जेवर चुरा लिए। आपने अयोध्या वाला देखा ही था अभी कि फ्रॉड वगैरह हुआ था पैसे वैसे का, वो तो खैर अलग चीज है, पर आप मान लीजिए मंदिर में मूर्ति है, मूर्ति के ऊपर से कोई जेवर वेवर चुरा लेते हैं। ठीक है, सरकारी स्थानीय प्राधिकरण की कोई संपत्ति, मान लीजिए कोई ऑफिस वगैरह है, उस ऑफिस में से कोई जैसे जो चेयर वगैरह होती है वो उठा के ले गए, टेबल उठा के ले गए, पंखे ले गए उठा के, स्कूल विस्कूल होते हैं ना सरकारी स्कूल वगैरह, उनमें तो कई बार होता है पंखे उतार के ले जाते हैं। तो ये वाली बात तो बोल रहे हैं कि बगैर इन चीज़ों में से क्या करते हैं, चोरी करता है कोई। चोरी क्या, वही जो हम 303 में पढ़ के आए थे, यानी निवास गृह में चोरी तब कहलाएगी जब 303 की जाती है। कहाँ पर? यहाँ वाले स्थानों पर। कौन कौन से स्थान? निर्माण वाला स्थान हो गया, मानव का निवास हो गया, इसके अलावा संपत्ति की अभिरक्षा में यूज आता है यानी कि बैंक में हो गया, कोई तंबू जलयान में हो गया, कोई मंदिर वंदिर में हो गया, सरकारी जो प्रॉपर्टियां वगैरह होती हैं उनके अंतर्गत हो गया। तो यहाँ पर जो भी होगा 303 तो बोला जाएगा कि निवास गृह में चोरी हुई है। कितना पनिशमेंट मिलेगा? कैसा भी कारावास हो सकता है, सादा या कठिन, 7 वर्ष तक का, और जुर्माने से दंडित होगा, यानी कि पनिशमेंट मिलेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में से चोरी। कई बार पूछा जाता है कि भाई लिपिक या सेवक के द्वारा, ठीक है, लिपिक यानी कि क्लर्क, आपका कोई मैनेजर हो गया, कोई जैसे आपने अकाउंटेंट रख रखा है, कोई टाइपिस्ट वगैरह रख रखा है, उसने चोरी करी है। यानी इसके अलावा कौन हो सकता है? मालिक और नौकर। जैसे कि आपने घर में रहते हैं और कोई नौकर आके आपका जो आपने 24 घंटे का नौकर रख रखा है, उसने आपकी चोरी वोरी कर ली, तो उसकी बात की जा रही है कि अगर लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में से संपत्ति की चोरी करता है तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए। 7 वो क्या बोल रहा है कि भाई चोरी करने के लिए 307 है और ये 382 है हमारे आईपीसी का। क्या बोल रहा है? चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति, अवरोध कारित करने की तैयारी के बाद चोरी। यहाँ पर क्या की जा रही है? प्रिपरेशन की जा रही है। किसके लिए? चोरी करने के लिए। चोरी करने के लिए क्या कर रहा है? मृत्यु, यानी कि भाई क्या कर रहा है? पिस्टल वगैरह साथ में लेके जा रहा है, चाकू वगैरह साथ में लेके जा रहा है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति मुझे मिलेगा तो क्या करूंगा, उसको मैं मर्डर वगैरह कर दूंगा। तो उसने क्या की? तैयारी कर रखी है, बिल्कुल फुल तैयारी कि मैं जाऊंगा चोरी करने, अगर मेरे कोई बाधा डालेगा तो उसका सीधे मैं खून वून कर दूंगा। मृत्यु हो गई। उपहति यानी कि हर्ट कारित कर देता है वो। हर्ट के प्रोविजन हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे, जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कहता है अवरोध कारित करता है, यानी कि उसको क्या करता है? बंद कर लेता है कि भाई तुम उस दिशा में नहीं जाओगे। अवरोध पढ़ के आए थे ना, सैदोष अवरोध, सैदोष परिरोध, बिल्कुल नहीं भूलना है। अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे से पढ़ाए गए हैं, बिल्कुल जाके देखना। और अगर हल्का सा भी डाउट लग रहा है तो रिवीजन कर लेना जाके दोबारा देख के। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर इतना करेंगे तो 10 वर्ष तक का कारावास, कठिन कारावास होगा तो 10 वर्ष तक का होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, यानी 10 ईयर्स और फाइन से दंडित किया जाएगा। सबसे बड़ा पनिशमेंट यही वाला मिल रहा है। सबसे कम कितना मिल रहा था? 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल तरीके से। ठीक है, अब आ जाओ उद्यापन, यानी कि एक्सटॉर्शन के बारे में बात कर रहा है। 308 बात कर रहा है। आईपीसी के कवर हो रहे हैं 383 से 389 तक, 383 से 389 तक कवर हो रहे हैं। अब उद्यापन क्या होता है, एक्सटॉर्शन क्या होता है, जब हम एक बार इसकी डेफिनेशन देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये चोरी से किस तरीके से अलग है। तो देखो क्या बोल रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति को
यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साक्ष्य डालता है और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूतियां हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को बेईमानी से परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है तो वो उद्यापन करता है कहा जाता है। क्या निकला मतलब इस बात का? भाई चोरी कर रहे थे तो चोरी में तो क्या कर रहे थे, खुद ही संपत्ति उठा के लेके आ रहे थे, खुद ले रहे थे, संपत्ति को हटा रहे थे, जंगम संपत्ति थी। बात आई यहाँ पर कहीं पे कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति को, जैसे कि हमने शुरू में राहुल को लिया था, राहुल को ही कंटिन्यू करते हैं। अब ये राहुल है, ये राहुल क्या करता है, इस मोहन को क्या बोलता है, स्वयं उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कि भाई मैं तेरे को मारूंगा यानी तेरे को क्षतिकारित करूंगा, ये इसको बोल रहा है कि या तो तेरे को क्षतिकारित करूंगा, या मोहन का सन है तो बोल रहा है भाई तेरे को मारूंगा या फिर तेरे बेटे को मार दूंगा या उसको हर्टकारित कर दूंगा, तो उसको क्षति में डालता है यानी कि इंजरी कर दूंगा, या उसको इस तरीके का कोई भय वगैरह डालता है, डर देता है कि भाई तेरे बेटे को मार दूंगा। तो ये बोल रहा है कि स्वयं उस व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को क्षति करने के भय में साक्ष्य डालता है, यानी कि इंटेंशन के साथ बोल रहा है कि भाई या तो मैं तेरे पे क्षतिकारित कर दूंगा यानी इंजरी कर दूंगा, या तेरे बेटे पे कर दूंगा। बेटा नहीं, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है XYZ जो उससे संबंधित है, जो उससे हितबद्ध व्यक्ति है। समझ गए आप लोग? इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को क्यों करूंगा ऐसा, इस मोहन को बोल रहा है भाई तेरी जो प्रॉपर्टी है ना, तेरी जो प्रॉपर्टी है ना, X नाम की या Y नाम की जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, उसमें से कहता है कि भाई तू Y नाम की प्रॉपर्टी है ना वो मेरे नाम कर दे, या कोई शेयर्स है मान लीजिए इसके, तो कहता है वो फलाना वाले शेयर्स है ना वो तू मेरे नाम कर दे। तो ये बोल रहा है कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या कोई प्रॉपर्टी के इसके कागजात वगैरह रखे हुए हैं, गाड़ी के कोई कागजात वगैरह कह रहे इन पे साइन वाइन कर दे, इन पे स्टाम्प वगैरह लगा दे, तो ये सब करके क्या होगा, जो मोहन की प्रॉपर्टी होगी वो राहुल को मिल जाएगी। तो वो कह रहा है कि हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज या मूल्यवान प्रतिभूति जिसको क्या कर सकता है, वो चेंज करवा सकता है खुद के पास, मतलब खुद के लिए उसको परिवर्तित करवा सकता है, किसी व्यक्ति को बेईमानी से परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन करता है कहा जाता है। आई बात समझ में? चोरी में क्या हो रहा था, सबसे पहले अंतर देखो, चोरी में 303 में डिफाइन था और जो उद्यापन है हमारा 308 में डिफाइन है। यहाँ पर साइड में अंतर बना लो, यहाँ पर लिख लो चोरी और यहाँ पर लिख लो उद्यापन। उद्यापन यानी कि एक्सटॉर्शन। चोरी कहाँ पर दे रखी है 303 में, उद्यापन कहाँ पर दे रखा है 308 में। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर भय दिया जा रहा है, यहाँ पर यहाँ पर भय दिया जा रहा है, यहाँ पर भय दिया जा रहा है, यहाँ पर चोरी क्या की है, हटाई जा रही है। चोरी में हटाया जा रहा है और उद्यापन में क्या किया है, भय में ये क्या कर रहा है, खुद परिदत्त कर रहा है। परिदत्त करने का मतलब वो खुद दे रहा है, यहाँ पर भय दिया जा रहा है, यहाँ पर भय नहीं दिया जा रहा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कब्जे में संपत्ति है। आगे बात, यहाँ पर क्या क्या की जा रही है, यहाँ पे हस्ताक्षर वगैरह कर रहा है, यहाँ पर हस्ताक्षर कर रहा है क्या, चोरी में हस्ताक्षर कर रहा है क्या, हस्ताक्षर वगैरह नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर परिवर्तित कर रहा है, हस्ताक्षर नहीं कर रहा, यहाँ पर परिवर्तित नहीं कर रहा, यानी चोरी में परिवर्तित नहीं की जा रही और जो उद्यापन है उसमें परिवर्तित किया जा रहा है। परिवर्तित मतलब मूल्यवान जो प्रतिभूति है, वैल्यूएबल जो सिक्योरिटी है, उसको कन्वर्ट कर रहा है खुद के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्षति दे रहा है खुद की या फिर किसी अन्य व्यक्ति की क्षति के लिए, यानी स्वयं या अन्य व्यक्ति की क्षति के लिए कर रहा है। ठीक है, चोरी और उद्यापन है, आप समझ सकते हैं। अगर एक बार फिर भी डाउट लगे तो आप थोड़ा हल्का से देख लीजिए। करेगा तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना आ जाएगा। वही सेक्शन है जो आईपीसी का है 385। अब देखिए आज क्या बोल रहा है, सेक्शन नंबर 386, जो 308 है ना, इसमें टोटल कितने पॉइंट है, 7 क्लोजेज हैं, 7 क्लोज हैं इसके अंतर्गत। समझ में आई? आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये वही सेक्शन है जो आईपीसी से उठ के आए हैं। ये जो है यहाँ पर इनको क्या किया है, क्लोजेज में डिफाइन कर दिया है। अब क्या बोल रहा है 386, किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोरपति के भय में डालकर उद्यापन करना, तो दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी। क्या मतलब निकला, देखिए सबसे पहले तो क्षति में डाल रहा है, क्षति यानी उसको इंजरी कर रहा है तो 2 वर्ष तक का कारावास और क्या होगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्षति के भय में डालकर उद्यापन कर रहा है तो,
अगर मृत्यु के भय में डाल रहा है या घोर उपपत्ति क्या थे, ग्रीवियस हर्ट के भय में डाल रहा है, तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है देखिए, उद्यापन करने के लिए, वहां तो क्या कर रहा था, किसी व्यक्ति को मृत्यु या उपपत्ति के भय में डालकर उद्यापन कर रहा था। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, उद्यापन करने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपपत्ति के भय में डालेगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर आता है सेक्शन 388 ऑफ आईपीसी, जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग लगाने का अभियोग, यानी कि ऐसे बोलेगा कि भाई तू मेरे को ना अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, अपने मूल्यवान प्रतिभूति वैल्यूएबल सिक्योरिटी मेरे नाम पे कर दे, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ केस चला दूंगा। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। तो क्या होगा, मृत्यु या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष होगी, जुर्माना होगी, से दंडित किया जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है लास्ट वाला पॉइंट, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग लगाने का भय डालकर कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है, उद्यापन करेगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, एक बार पॉइंट पढ़ लीजिएगा, रीड ओनली सेक्शन है, मेन जो डेफिनेशन है वो 308 में दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको चोरी को देखना है दोबारा, आपको एक्सटॉर्शन को देखना है दोबारा, साथ में क्या करना है, इनके जो इलस्ट्रेशन है उनको देखना है। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ते जाएंगे तो पीछे की चीज़ों को भूलेंगे। आज हमको केवल चोरी, उद्यापन देखना है, इनकी डेफिनेशन देखनी है, इनके एसेंशियल पॉइंट्स देखने हैं, इनके इलस्ट्रेशंस को देखना है, क्योंकि जब तक हम इनके इलस्ट्रेशंस को नहीं देखेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। और फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पॉइंट छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप डीलो लर्निंग ऐप पे कनेक्ट हो सकते हैं, मोबाइल नंबर मेरे आपके दे रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी करना है, हमको एपीओ की प्रिपरेशन करनी है, जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, जिससे कि क्या होगी, हम रेस से बाहर नहीं हो जाए, रेस में आगे बढ़े। ठीक है, तो मिलते हैं अब नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।